प्रेग्नेंट कर दे बहू। शिवानी के घर में आज बहुत चहल पहल थी। वो भी क्यों ना, शिवानी के इकलौते बेटे रुपेश की दुल्हन की स्वागत की तैयारी जो चल रही थी। कुछ ही देर में दुल्हन लेकर बारात वापस अपने दरवाजे पर लौटने वाली थी। अरे शिवानी भाई जल्दी आओ, आरती का थाल लेकर। देखो रुपेश अपनी दुल्हन माला को लेकर आ गया है। हाँ काकी बस अभी आई, 2 मिनट ठहरो। कुछ ही देर में शिवानी कार्तिक का थाल लेकर दरवाजे पर मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। देखो बहू, दाहिने पैर से इस लोटे को गिराकर घर में प्रवेश करो, और हाँ ख्याल रखना एक ही बार में लोटा गिर जाना चाहिए। पहली ही बार में अपशगुन करने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सास की बातों को ध्यान से सुनने के बाद बहुमाला पैर से लोटा गिराने के बाद घर में प्रवेश करती है। शिवानी रुपेश की दुल्हन को देखकर बहुत खुश थी। वो रह रहकर उसकी बलाएं ले रही थी। अगले कुछ दिन रस्मों को पूरा करने में बीत जाते हैं और उसके बाद दुल्हन रुपेश के साथ हनीमून पर गोवा के लिए निकल जाती है। हनीमून से लौटने के बाद, बेटा एक हमारा ज़माना था, 20-21 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो जाती थी और 23 के होते होते गोद में बच्चे आ जाते थे। अब आजकल का ज़माना देख लो, 30 साल तक तो बच्चे शादी का नाम नहीं लेते, फिर उसके बाद 3-4 साल अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। 34-35 साल में जब तक उनके बच्चे होते हैं ना, बेचारे बूढ़े माँ बाप तो 60 की उम्र पार कर चुके होते हैं। इतनी ताकत ही रह नहीं जाती शरीर में कि वो अपने पोते पोतियों के साथ अपने बुढ़ापे का आनंद ले सके। और फिर बहुएं इल्ज़ाम लगा देती है कि उनके बच्चों को संभालने में सास ससुर को योगदान नहीं देते, उनको अकेले ही बच्चे पालने पड़ रहे हैं। लेकिन बेटा असल समस्या की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अब तू सोच कर बता, 10 साल पहले जो शरीर में ताकत थी वो अब थोड़ी ना रही है। आज से 10 साल बाद शरीर ऐसा रहेगा जैसा आज है? नहीं ना। इसीलिए बेटा मेरे कहने का मतलब यह है कि देरी किए बिना तुम पहले एक बच्चा मेरी गोद में डाल दो, और ये घूमना फिरना मौज मस्ती करना ये सब बाद में होता रहेगा। बेटा पति पत्नी का तो जीवन भर का साथ होता है, लेकिन हमारी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। समय से नन्हा मुन्ना आंगन में आ जाएगा तो हम भी कुछ अच्छे पल उसके साथ बिता लेंगे। सास की बातें माला को समझ में तो आ गई थी, लेकिन ये कोई उसका अकेले का निर्णय तो हो नहीं सकता था। इसलिए वो अपने पति रुपेश से इस बारे में बात करने के लिए सोचती है। अभी तो शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी रुपेश से बच्चों के बारे में बात करूंगी तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें तो यही लगेगा ना कि पता नहीं कितने पिछड़े ख्याल वाली गंवार औरत से उनकी शादी हो गई, जिसे शादी के बाद सबसे पहले बच्चे की चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रुपेश से बात करने का ये सही समय नहीं है। कुछ समय बीत जाने देती हूँ, इसके बाद अगर रुपेश इस बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। इसी तरह हंसते खिलते एक दूसरे के साथ समय बिताते तकरीबन 1 साल का समय बीत जाता है। 1 साल के बाद, बहू मैं तो यही समझी थी कि तू समझदार है और मेरी समझाई हुई बातें तुझे समझ में आ गई होगी। बड़ी उम्मीद लगाई थी मैंने तुझसे, लेकिन तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। अरे 1 साल बीतने को आया, लेकिन तेरी तरफ से कोई पहल होती नजर ही नहीं आ रही। क्या मेरे ऊपर जाने का इंतजार कर रही है तू? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाइए। ऊपर जाए आपके दुश्मन। मैं तो चाहती हूँ आप 100 साल तक जिए और अपने पोते ही नहीं पड़पोते भी अपनी गोद में खिलाए। अरे रहने दे, बातें कर करके मेरा दिल मत बहला। सीधा सीधा बता, तुमने बच्चों के बारे में क्या सोचा है? मम्मी जी, बच्चों के बारे में निर्णय मैं अकेले तो नहीं ले सकती, उसमें तो आपके बेटे का भी विचार होना चाहिए ना। तो क्या रुपेश मना कर रहा है बच्चों के लिए? वो नहीं चाहता कि उसे कोई पापा कहने वाला इस घर में आए? नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ऐसा नहीं है कि रुपेश ने इनकार किया है, लेकिन सच बात तो ये है कि रुपेश ने इस बारे में आज तक कभी मुझसे कोई बात ही नहीं की, और मेरी भी ना हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस बारे में उनसे कुछ भी कह सकूं। बस इसीलिए बात आई गई हो गई। अरे अपने पति से बात करने में कैसा शर्माना बेटा? मैंने तुझे समझाया था ना, इन सब चीज़ों में समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर सही निर्णय लोगी तो जीवन भर खुश रहोगी, वरना परेशानी ही झेलनी पड़ेगी। गुजरते वक्त के साथ शिवानी का दबाव माला के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन रुपेश ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक दिन, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, रुपेश को तो बिल्कुल पड़ी ही नहीं है। मम्मी जी अपने बेटे को कुछ क्यों नहीं कहती, बस मुझ पर ही दबाव बनाती रहती है। रुपेश जी, मम्मी जी पिछले 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी हैं। वो चाहती हैं कि हम जल्द से जल्द एक बच्चा कर लें। उन्होंने कहा है कि पता नहीं कल को वो बच्चे को खिला पाए या ना खिला पाए, इसलिए इस तरह के काम में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। रुपेश पत्नी की तरफ देखे बिना ही मोबाइल देखते हुए उसकी बात का जवाब देता है। मम्मी कहाँ जा रही है? क्या जल्दी है मम्मी को इतनी? अरे कैसी बात करते हैं आप, बात जाने की नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि गुजरते समय के साथ उनकी उम्र भी तो बढ़ रही है ना। ज़्यादा उम्र होने पर अगर हमारा बच्चा दुनिया में आएगा तो वो उसके साथ उतना समय नहीं बिता पाएंगे जितना वो आज बिता सकती हैं। अभी तो मम्मी जी स्वस्थ है, अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ भाग सकती है, खेल सकती है, लेकिन अगर कल को मम्मी जी के हाथ पैर काम नहीं करेंगे
तब वो क्या करेंगी? अरे ये कोई बात हुई? इस तरह की बेमतलब की बातें तुम सास बहू कहाँ से लाती हो? मतलब जो अभी हुआ भी नहीं उसके बारे में सोच सोच के अपने लिए टेंशन क्रिएट कर रही हो। और ऐसा किस किताब में लिखा है कि हर बूढ़े आदमी के हाथ पैर एक उम्र के बाद चलने बंद हो जाते हैं? अरे भाई अपना ख्याल रखो, तो हाथ पैर तो 80 साल की उम्र में भी चलते रहते हैं। और अब ये सारी बातें सोच कर इंसान बच्चे को दुनिया में लेकर आएगा? कम से कम तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अच्छा ठीक है, एक बार मम्मी जी की बातों को किनारे कर देते हैं, लेकिन तब भी 30 साल की उम्र हो गई है आपकी। ऐसी कोई बहुत कम उम्र नहीं है कि आप बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। और मम्मी जी की बात ठीक ही तो है, समय रहते हमें फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। क्या फ़ायदा उम्र बढ़ने के बाद कल को हम डॉक्टर के यहाँ धक्के खाते घूमें। देखो माला, मुझे अभी बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम माँ को समझाओगे, उल्टा तुम माँ की बातों से कन्विंस होकर यहाँ आकर मुझे समझा रही हो। थोड़ी तो प्रैक्टिकल बातें किया करो। आजकल के ज़माने की लड़की हो और तुम्हें बातें माँ की पसंद आ रही है। हद है भाई। पत्नी का मजाक उड़ाने के बाद रुपेश फिर से अपने काम में जुट गया था। समझ में नहीं आता कैसे समझाओ इन्हें। कुछ भी कह लो, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मैं मम्मी जी को जाकर क्या जवाब दूंगी? फिर से सारी बातों का दोष मुझे देने लगेंगी। इन माँ बेटे के चक्कर में मैं तो एकदम पीस कर रह गई हूँ। मम्मी जी का बस चले तो आज ही बच्चा करा ले मुझसे, और उनके सुपुत्र को अभी बच्चा चाहिए ही नहीं। लेकिन इस सब के बीच में मैं क्या चाहती हूँ ये कोई जानना भी नहीं चाहता। साल पे साल बीतते जा रहे थे और इसी तरह माला और रुपेश की शादी को 3 वर्ष का लंबा समय गुजर जाता है। इन 3 सालों में माला शिवानी की आंखों की किरकिरी बन चुकी थी। वो हर समय माला से उखड़ी सी रहती। पता नहीं क्यों मम्मी जी ये बात नहीं समझती कि कभी कभी गलती उनके बेटे से भी तो हो सकती है। लेकिन नहीं, जो कुछ भी हो उसका ठीकरा तो बहू के सिर पर ही फोड़ना है। माँ जी को ही देख लो, मुझे देखकर ऐसे मुंह टेढ़ा करती है जैसे कि मैं उनके बेटे को बच्चा करने के लिए मना कर रही हूँ। अरे मैं तो खुद कह कर थक गई हूँ, लेकिन ये आदमी सुनने का नाम ही नहीं लेता। आज माला का जन्मदिन था। रुपेश ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। माला, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकती हो। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा, तुम्हारी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगा, और तुम चाहो तो हम दोनों लंच के लिए बाहर चलेंगे, मूवी देखेंगे, उसके बाद मार्केट चलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग भी करेंगे। क्या वाकई जो गिफ्ट मैं मांगूंगी वो मुझे देंगी? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मांगो ना, क्या चाहिए। तुम तो कभी अपने लिए कुछ लेती ही नहीं हो, इसी बहाने कुछ तो खरीदोगी। मुझे ये आपके साथ बाहर खाना, घूमना, शॉपिंग ये सब नहीं करना। मैं बस आपसे एक वादा चाहती हूँ। कैसा वादा माला, साफ साफ बोलो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आखिर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। आखिर आपके मन में एक बच्चे को इस दुनिया में लाने की इच्छा क्यों नहीं है? आपके यार दोस्त सब बारी बारी से पिता बन रहे हैं। क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि आपके घर में भी कोई पापा कहने वाला आ जाए? मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करना, छोड़ो ये सब। आज तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ तो अच्छी बात करो। मैं अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ रुपेश, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और मैंने आपको अपनी कसम दी है कि आज आपको सच बोलना ही पड़ेगा। आखिर आपको बच्चा क्यों नहीं चाहिए? और अगर ऐसा ही था तो आपको शादी से पहले बताना चाहिए था ना कि आपको बच्चा नहीं करना। अब मुझे इस तरह तरसाने का क्या मतलब है? इतना कहकर माला फूट फूट कर रोने लगती है। मुझ पर भरोसा रखो माला, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं कैसे समझाऊँ अपने आप को रुपेश कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो हमारी भलाई के लिए? जिस बात के कारण मुझे सारी दुनिया से ताने सुनने को मिल रहे हैं वो बात मेरे फ़ायदे की हो सकती है, ये कैसे मान लूँ? माला आज किसी भी तरह से रुपेश की बातों से संतुष्ट नहीं हो रही थी। देखो माला, तुम्हें याद है शादी के बाद मैंने पॉलिसी में तुम्हें भी अपने साथ इंक्लूड करवाया था, जिसमें कि तुम्हारे तमाम तरह के टेस्ट किए गए थे। हाँ मुझे याद है। तो क्या हुआ मेरे टेस्ट को? उन्हीं टेस्ट में तुम्हारा एक अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, क्योंकि तुम हमेशा से कुछ ना कुछ दिक्कत बताती थी। इसलिए उसी समय मैंने डॉक्टर से कहकर तुम्हारा इंटरनल अल्ट्रासाउंड भी कराया था। उस अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि तुम्हारी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दुनिया के ताने तुम्हें ना सुनने पड़े, इसलिए आज तक दुनिया के सामने मैं कठोर बन रहा हूँ। क्या इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे बताया तक नहीं? अरे एक बार मुझसे शेयर तो करना चाहिए था। मैं यूं ही सालों से आपको पूछती रही, इतनी बार आपसे झगड़ा किया, लेकिन कभी भी आपने सच को स्वीकार नहीं किया। क्यों रुपेश? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ माला। बच्चा होना ना होना तो ईश्वर के हाथ पे होता है, उससे मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हो जाता। मैं जानता था तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम इतनी आसानी से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाओगी, टेंशन में रहोगी, महीनों आंसू बहाओगी, और मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। रुपेश की बात सुनकर माला उसे गले लगा लेती है। देखो रुपेश, जब कमी मुझ में है ना तो तुम्हें सारा इल्ज़ाम अपने सर पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल ही मम्मी जी को मैं सब कुछ सच सच बता देती हूँ। वो हमारी माँ है, उन्हें पूरा सच जाने का अधिकार है। इस तरह से उन्हें अंधेरे में रखना भी तो गलत है ना। वो तो सालों से इसी इंतज़ार में पल के बिछाए बैठी है
कि आज नहीं तो कल उनका पोता या पोती जाकर उनकी गोद में खेलेंगे। किसी को भी अंधेरे में रखना बहुत बड़ा गुनाह होता है। कम से कम उन्हें सच पता रहेगा तो वो आस तो नहीं रखेगी कि बच्चा होने वाला है। माला की बात सुनकर रुपेश भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। मम्मी जी, आप बहुत नाराज़ थी ना अपने बेटे से कि पता नहीं क्यों वो बच्चा नहीं करना चाहते। आज हम आपको इसी बात की सच्चाई बताने आए हैं। ये रुपेश की कोई ज़िद नहीं है, बल्कि रुपेश मुझे इस लांछन से बचाना चाहते थे कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बहू की बात सुनकर जैसे सास शिवानी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। 2 पल को तो उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा ही छा गया। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए वो कहती है, हे भगवान, पता नहीं कौन से बुरे कर्मों की सज़ा दी मुझे, जो मैं इस माला को अपने रुपेश से ब्याह करके अपने घर ले आई। कितनी खुश थी मैं जब तू बहू बनकर मेरे घर आई थी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। अरे पूरी रिश्तेदारी में घी के लड्डू बंटवाए थे। मुझे क्या पता था कि तू इस घर में आएगी और घर को सुना कर देगी। अब मैं कैसे मनाऊँ अपने आप को इसके लिए कि घर में कभी बच्चों की किलकारी नहीं गूंजेगी। तेरे माँ बाप ने बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ। उनकी कोई गलती नहीं है मम्मी जी, ना तो उन्हें इस बारे में कुछ पता था और ना ही मुझे। सिर्फ रुपेश जानते थे, और रुपेश ने भी ये बात मुझे आज ही बताई है। जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं सबसे पहले आपको बताने चली आई। मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ किसी भी किस्म का कोई धोखा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने या मेरे घर वालों ने आपसे कोई भी धोखा किया है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर माला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे रुपेश, पागल हो गया है क्या तू इस लड़के के चक्कर में? अगर तुझे शादी के तुरंत बाद ही सब पता चल गया था तो क्या करने के लिए 3 साल का लंबा वक्त गुजार दिया? अरे तभी मुझे बता देता। इस सूखी बेल का क्या करूँगी मैं जब इसमें फल फूल लगने ही नहीं वाले। देख बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है। मैं बात चलाऊंगी, कोई भले घर की लड़की देखकर तेरा दूसरा ब्याह करा देती हूँ। तलाक दे दे तू इसे। मैं जानता था माँ, सच जाने के बाद आप लोग इसी तरह से रिएक्ट करोगे, इसलिए इतने सालों से ये बात मैं अपने सीने में छुपा कर बैठा था। मैंने जिसका हाथ थामा है ना, उम्र भर मैं उसका साथ निभाऊंगा। इस तरह से माला को धोखा देकर दूसरा ब्याह मैं कभी नहीं कर सकता। माला अब बिल्कुल मुरझाई सी रहने लगी थी। उसके मन में जो एक आस थी कि आज नहीं तो वो कल माँ बनेगी, रुपेश की बातें सुनकर आज वो भी खत्म हो गई थी। कहीं ना कहीं रुपेश और माला ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन शिवानी हर महीने 2 महीने रुपेश के आगे वही दूसरी शादी का किस्सा छेड़ती थी, जिसके कारण माँ बेटे के बीच भी खींचाव सा रहने लगा था। अरे दीदी, क्या बात है? आजकल आप फ़ोन भी नहीं करती, मिलने भी नहीं आती। हमने सोचा चलो हम ही चले। सब ठीक तो है ना दीदी? अपनी किस्मत ख़राब है बस, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ तुझसे। एक तो किस्मत ने गंदा खेल खेला हमारे साथ, ऊपर से आजकल के बच्चे माँ बाप की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। दीदी, अब आपकी बातें ना मुझे डरा रही है। खुलकर बताइए क्या बात है। अरे उसी से पूछ ले, मुझसे क्या पूछ रही है। हम तो झेल ही रहे इस बांझ को। अरे कैसी भाषा में बात कर रही है दीदी? बहू के बारे में कुछ तो सोच कर बोलिए। बहू वहीं रसोई के किनारे पर खड़ी थी, सब सुन लिया होगा उसने। कितना बुरा लगा होगा बेचारी को। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे सुन लिया तो सुन लिया, जो सच है वही सुन लिया। हाँ, यही सच है। बांझ है वो, कभी औलाद पैदा नहीं कर पाएगी और उसके कारण मेरा बेटा भी सारी ज़िंदगी बिन औलाद ही रह जाएगा। मैंने तो लाख बार कहा उससे कि दूसरी शादी कर ले बेटा और पटका इसे इसके मायके में, लेकिन मेरी इस घर में सुनता कौन है। 4 दिन हुए नहीं ब्याह को, बेटे तो बीवी के गुलाम हो जाते। बंद गया बीवी के पल्लू से। अब माँ बेचारी छाती पीटती रहे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। कीर्ति मौसी अपनी बड़ी बहन की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। बात को सही तरह से समझने के लिए वो बहू माला को अपने पास बुलाती है। माला बेटा, दीदी की छोड़ो, तुम तो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हो। ऐसी क्या समस्या है तुम्हें? डॉक्टर को दिखाया? अरे आजकल हर तरह की समस्या का इलाज है, तुम एक बार डॉक्टर के पास जाओ तो सही। मौसी जी, ये रिपोर्ट गांव के डॉक्टर को दिखा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अरे तो तुमने IVF ट्राई किया? उससे तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस भी हैंडल हो जाते हैं। IVF? उसके बारे में मुझे पता नहीं था। अरे बेटा, कौन से ज़माने में जी रही हो तुम? आज ही शहर जाकर किसी अच्छे से IVF केंद्र में पता करो। अरे जिनको नेचुरल तरीके से बच्चे नहीं हो सकते ना, उनको IVF की मदद से बच्चे हो जाते हैं, बिना जांच पड़ताल किए। ऐसे ही तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हो। IVF वरदान है तुम्हारे जैसे कपल्स के लिए। अच्छा ठीक है, तुम सामान पैक कर लो। तुम और रुपेश मेरे साथ कल शहर चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और वहीं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मौसी की बात सुनकर माला को जैसे नई उम्मीद दिखाई पड़ गई थी। अगले ही दिन वो लोग शहर जाकर एक अच्छे IVF सेंटर में बात करते हैं और जैसा कि कीर्ति को उम्मीद थी वही होता है। डॉक्टर माला और रुपेश को आश्वासन देता है कि उनके घर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सकता है। हालांकि थोड़ा कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं।
2 बार असफल आईवीएफ होने के बाद तीसरी बार में माला आईवीएफ की मदद से गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद एक सुंदर सा स्वस्थ बच्चा उसकी गोद में आ जाता है। बच्चे के जन्म लेते ही पूरा घर खुशियों से भर गया था और इसके साथ ही सास शिवानी के मन से भी सारे गीले शिकवे दूर हो गए।